आदाब साथियों। आज के इस वीडियो में मैं तबलीग जमात आंदोलन के सबसे बड़े अमीर और जिनकी रोशनी में आज तबलीग जमात आंदोलन पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, तबलीग जमात आंदोलन के संस्थापक मौलाना मोहम्मद इलियास के बारे में जिक्र करना चाह रहा हूँ। मैं इस वीडियो में मौलाना इलियास साहब के बायोग्राफी, उसका जन्म, किस परिवार में उसकी परवरिश हुई, कौन उनके टीचर्स थे, किस तरह के लोगों के साथ उनका वक्त गुजरा, बचपना गुजरा, और फिर उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, और फिर आगे जाकर उन्होंने किस तरह से तबलीग जमात आंदोलन को लीड किया, उसके बारे में जिक्र करेंगे। मौलाना मोहम्मद इलियास का जन्म 1885 में कांदला गांव में, जो आज मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे हुआ। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात पे बताता हूँ कि कांदला उनका पैतृक गांव नहीं है। मौलाना इस्माइल का पैतृक गांव झुंझुनू था, जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, लेकिन कांदला उनका पैतृक गांव नहीं था। कांदला एक्चुअली में मौलाना इलियास का मामा नानाओं का गांव था, और मामा नानाओं का उनकी ज़िंदगी में, खासकर बचपन में और उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने में बहुत अहम भूमिका रही। आपके लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस घर में परवरिश हुई मौलाना इलियास की, वो परिवार मुफ्ती इलाही बख्श का था। वो परिवार मुफ्ती मौलाना मुजफ़्फ़र हुसैन का परिवार था, क्योंकि उनकी जो नानी थी वो मुजफ़्फ़र हुसैन की बेटी थी। तो आप सोचिए, कितने बड़े इंटेलेक्चुअल उलेमाओं, मौलानाओं के घर में मौलाना इलियास का जन्म हुआ, परवरिश हुई और बचपना गुजरा। और ख़ास बात है कि कांदला में मुजफ़्फ़र हुसैन, मुफ्ती इलाही बख्श का परिवार और मौलाना इस्माइल का जो परिवार था, वो अपने ईमान के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए, इल्म के लिए पूरे वेस्टर्न यूपी में जाना जाता था। मौलाना इलियास की नानी, जिसका नाम अमतुस सलाम था, जिसको हम जनरली अम्मा बाई के नाम से जानते हैं, वो खुद मौलाना मुजफ़्फ़र हुसैन की बेटी थी। बहुत नेक औरत थी। उनके बारे में मौलाना इलियास साहब कई बार कहा करते थे कि उनकी नमाज़ों में और मौलाना राशिद गंगोही की नमाज़ों में बहुत सिमिलैरिटी है। आप सोचिए कि वो इक्वेट कर रहे हैं मौलाना गंगोही के साथ अपनी नानी को। मौलाना मोहम्मद इलियास की माँ बाई सफ़िया बहुत नेक दिल औरत, और कहा जाता है कि उससे ज़्यादा दिल से कुरान को उनके घर में कोई नहीं पढ़ता था। बाई सफ़िया जो मौलाना इलियास की माँ थी, उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में वो एक दिन में एक कुरान और 10 पारे को रोज़ाना मुकम्मल कर देती थी। तो वो 40 से ज़्यादा बार कुरान को मुकम्मल कर देती थी रमज़ान के महीने में। और इसके अलावा उसकी डेली की रूटीन में वो ज़्यादातर वक्त घरेलू कामों से जितना उनको वक्त मिलता था वो ज़िक्र में गुजारते थे। तो इस तरह के परिवार में, इस तरह के माहौल में मौलाना मोहम्मद इलियास का जन्म हुआ, बचपना गुजरा, उनकी परवरिश हुई। और ख़ास बात यह है कि जिस परिवार में मौलाना मोहम्मद इलियास का जन्म हुआ और परवरिश हुई, वो वही परिवार है जहाँ बचपन से ही उनको शाह अब्दुल अज़ीज़ और सैयद अहमद सईद जैसे लोगों के किस्से सुनने को मिलते थे। वही शाह अब्दुल अज़ीज़ जो मुफ्ती इलाही बख्श के टीचर हुआ करते थे, उस्ताद हुआ करते थे, और सैयद अहमद शहीद जैसे लोगों के किस्से बचपन से ही
मोना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को सुनने को मिलते थे। तो ऐसा उनका बचपना गुजरा, ऐसे माहौल में उनका बचपना गुजरा जहाँ उनकी नानी, उसकी माएँ हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में लगी रहती थी, कुरान की तलावत में लगी रहती थी, और जहाँ हज़रत साहब अब्दुल अजीज़, सैयद अहमद सईद जैसे लोगों के ज़िक्र, कहानियाँ उनको बचपन से सुनने को मिलती थी। इसी माहौल में पले बड़े मौलाना इलियास, और कहा जाता है कि वो जब 10 साल के थे तो एक मकतब में वो अ, गए हुए थे और वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए थे, और वहाँ उन्होंने एक छड़ी उठाई, और छड़ी उठा के उन्होंने, उनका एक दोस्त था जिसका नाम रियाज था, रियाजुल इस्लाम था, तो उन्होंने एक छड़ी उठाई और उन्होंने कहा रियाजुल इस्लाम से कि आओ रियाजुल इस्लाम, चलो जो नमाज नहीं पढ़ते उनके खिलाफ जिहाद करते हैं। अब सोचिए कि 10 साल का वो बच्चा, जहाँ 10 साल में भी हमारे बच्चे को कोई आइडिया नहीं है, वो उस 10 साल की उम्र में अपने दोस्त से कह रहा है कि ए दोस्त चलो जिहाद करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो नमाज नहीं पढ़ते। तो अब सोचिए कि वो किस तरह के परिवार में, फैमिली में उनको पाला पोसा गया। बाद में उनकी बेसिक जितनी भी एजुकेशन थी वो तो उनके उनके फादर मौलाना इस्माइल साहब से उन्होंने कुरान शरीफ सीखी, हिफ्ज़ करा उन्होंने, और फिर जब वो 10-11 साल के थे तो वो फिर गंगो चले गए, और गंगो उस वक्त देवबंदी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, या देवबंद का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई था तो वो गंगो था। यहाँ पे उन्होंने 9 साल पढ़ाई की, और जो उनके उस्ताद थे वो थे मौलाना राशिद अहमद गंगोही। आप सोचिए कि जिन्होंने देवबंद की स्थापना की, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने, मौलाना इलियास ने 9 साल गुजारे। और कहा जाता है कि मौलाना राशिद अहमद गंगोही के साथ मौलाना इलियास के इतने गहरे रिश्ते थे कि कहा जाता है कि मौलाना इलियास कई बार उनको रात में देखने जाते थे, और कई बार राशिद अहमद गंगोही भी अपने उस स्टूडेंट को देखने जाते थे। और कई बार मौलाना इलियास को कहते हुए सुना कि मुझे तो शांति ही नहीं मिलती जब तक मैं उनके आसपास नहीं रहता। तो इतनी मोहब्बत उनको थी, इतना लगाव राशिद अहमद गंगोही से मौलाना इलियास को था। और जब उनकी डेथ भी हुई राशिद अहमद गंगोही की, तो एक लंबे वक्त तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, और जिक्र में लगे रहे, अल्लाह के जिक्र में लगे रहे। फिर उसकी ज़िंदगी में उसके बड़े भाई का भी बहुत, मौलाना इलियास के बड़े भाई का मौलाना मोहम्मद याहया का भी बहुत अहम योगदान रहा। फिर 9 साल पढ़ाई करने के बाद गंगोह से मौलाना इलियास ने हिजरत की देवबंद के लिए, और देवबंद में उन्होंने काफ़ी वक्त पढ़ाई में लगाया। और ख़ास बात है कि उन्होंने देवबंद में उनको जो टीचर हुआ करते थे वो थे मौलाना महमूद हसन, शाह अब्दुल रहीम रायपुरी, मौलाना अशरफ अली थानवी। आप सोचिए कि ऐसे लोगों के साथ उन्होंने देवबंद में पढ़ाई की। रायपुरी साहब, महमूद हसन, मौलाना महमूद हसन, मौलाना अशरफ अली थानवी, तो ऐसे लोगों के साथ उन्होंने पढ़ाई की, ऐसे लोगों के पैटर्नेज में उन्होंने वहाँ पढ़ाई की। और मौलाना इलियास कई तरह की बीमारियों से भी जूझ रहे थे। जब वो देवबंद गए तो देवबंद से पहले उनको सरदर्द की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा करती थी, और किसी फिजिशियन ने तो उसको यहाँ तक भी कहा कि आपको पानी जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, पानी को भी मनाही करती थी। और उन्होंने कहा जाता है कि मौलाना इलियास ने 7 साल तक बहुत कम पानी पिया, और उसी के ऊपर वो पूरी ज़िंदगी जो है बिना पानी के उन्होंने 7 साल जो है वो गुजारे। तो फिर उन्होंने बाद में देवबंद से पढ़ाई की। जब देवबंद से फारिग हुए तो मौलाना इलियास सहारनपुर चले गए, और वहाँ उन्होंने मौलाना खलील अहमद के साथ मिलके मजरुल उलूम जो मदरसा है वहाँ पे एक टीचर उस्ताद के तौर पर काम करना स्टार्ट किया। उनकी दिली इच्छा थी कि वो मजर उल उलूम मदरसे में ही लंबे वक्त तक काम करे,
लेकिन बाद में मेवातियों के फोर्स करने के, रिक्वेस्ट करने के बाद वो मदरुल उलूम मदरसे को भी बाद में छोड़ जाते हैं। तो 1910 में वो टीचर अपॉइंट हुए सहारनपुर में। वहीं वो ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे, लेकिन मेवातियों की रिक्वेस्ट करने, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद मौलाना इलियास उस मदरसे को छोड़कर बंगले वाली मस्जिद निज़ामुद्दीन में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने तबलीग जमात के काम को उठाया, मेवात के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते कायम किए, मकतबास बनाए, फिर तबलीग का काम स्टार्ट किया। उसको मेवात में उन्होंने किस तरह से तबलीग जमात आंदोलन को आगे बढ़ाया, उस पर तो मैं अलग से एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि मौलाना इलियास को जो बचपन है वो ऐसे परिवारों में गुजरा है जो अपनी दीनी कामों के लिए, पिटी, इल्म, इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए जाना जाता था। और वहीं कांधला में ही, उस परिवार में ही, उन्हीं नानी से, उन्हीं माँ से, सफ़िया बाई से उन्होंने चीज़ें सीखी। और उसी माहौल ने मौलाना इलियास को तबलीग जमात का सबसे बड़ा अमीर बनने में बहुत अहम भूमिका निभाई। अब सोचिए कि 10 साल का बच्चा उन लोगों के खिलाफ जिहाद करना चाहता है जो नमाज नहीं पढ़ते, और उनको जिस तरह के टीचरों के साथ उन्होंने पढ़ाई की, चाहे वो मौलाना राशिद अहमद गंगोही हों, मौलाना थानवी हों, मौलाना हसन साहब हों, ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में वो रहे, वो उनके टीचर रहे। ऐसे परिवार में पले बड़े जहाँ उलेमाओं के अलावा कोई और लोग होते ही नहीं थे, जहाँ सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता था, जहाँ कुरान की तिलावतें होती। तो कहने का, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं कि मौलाना इलियास किस बैकग्राउंड से आए, उस बैकग्राउंड ने किस तरह उसको इस दीनी काम को, तबलीग जमात के दीनी काम को स्टार्ट करने में किस तरह अहम भूमिका निभाई, और किस माशरे से, किस माहौल से वो पले बढ़े, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब उन्होंने तबलीग जमात आंदोलन को मेवात स्टार्ट किया तो इस बैकग्राउंड का, इस बचपन का, उनकी तालीम का, उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। अगले वीडियो में मैं जो सबसे अहम पहलू मेरे लिए है वो ये कि किस तरह मौलाना इलियास को फोर्स किया गया मेवातियों द्वारा कि आप जो काम उनके पिता ने, उनके बड़े भाई ने मेवातियों के लिए स्टार्ट किया, उसको आगे आप लीड करें। किस तरह उनको फोर्स किया, रिक्वेस्ट किया गया, और फिर उन्होंने किस तरह से मेवात से पहले मकतबास बनाए और फिर तबलीग जमात के काम को स्टार्ट किया। उस पर मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।